ऑडियंस ग्रीटिंग, दिस इज मिसबा आजम। आज हम यहाँ पर आज़ाद लबों के साथ एक अपने डॉक्टर उवैस सलीम के साथ के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ भी बात करेंगे। आप एक सहाफ़ी हैं जो कि भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका, जयदीप सरीन साहब। आज जो टॉपिक्स हमने लिए हैं, सबसे पहले तो ये कि फराज दरवेश अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। वो रूह रवां हैं इस शो के। तो बीच में अगर मैं कोई गलतियां करूं तो मुझे आप लोग माफ कीजिएगा और क्षमा कीजिएगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के। जो टोटल एक उनके जो रिलेशंस थे उनके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कुछ थॉ लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें तो बस होती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो हम लोग ज़रा तफसीली बात करेंगे और ज़रा सा व्यू लेंगे सरीन जी का कि इंडिया से बैठकर वो कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, और उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो हमें थोड़ा सा एजुकेट भी करें कि ओवरऑल देखिए, पाकिस्तान का मीडिया के थ्रू सुनना देखना इंडिया को पाकिस्तान की मीडिया की आंखों से, या पाकिस्तान को देखना इंडियन मीडिया की आंखों से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो डॉक्टर उवैस सलीम और सरीन जी टाइप के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जर्नलिस्ट हैं जो कि एक्टिव रहे हैं अपनी फील्ड्स में इन दोनों कंट्रीज में, ये लोग हमें अंदर की बात बताते हैं और वो सच बताते हैं जो शायद हमें किसी को सुनने को नहीं मिलता। तो वेलकम सरीन साहब आपका हमारे शो में, और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप नया दौर को ज्वाइन करते रहेंगे हमारी रिक्वेस्ट पर आने वाले दिनों में। तो आप प्लेजर इज ऑल आवर्स। और आपकी इजाज़त से मैं ज़रा शुरू करूंगा डॉक्टर उवैस सलीम साहब से, और ताकि आपको भी थोड़ा सा व्यू मिल जाए कि पाकिस्तान में हम लोग चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं, और फिर हम आपसे उसके ऊपर रिबटल कह लें या एग्रीमेंट कह लें, यानी वो आपकी चॉइस होगी। तो डॉक्टर उवैस सलीम, ये क्या हुआ? एक दिन सडनली हम उठे, हमने देखा कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब थे वो स्टेज पर तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने पुराने मुर्दे गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए, हमें अमन और आतशी से रहना चाहिए इलाके में। इलाके ग्रो करते हैं, कंट्रीज ग्रो नहीं करते हैं। अब ये सारी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तो बहुत लोग कह चुके हैं, लेकिन पहले तो कभी ये रिस्पांस नहीं आती थी। तो जरा सा तबसरा फरमाइए इसके ऊपर डॉक्टर उवैस सलीम। जी शुक्रिया मिसबा साहब, और आपकी तरह मैं भी जयदीप को वेलकम करता हूँ। हमें जैसे हम कहते रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से कि हमें एक इंडियन पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। देखिए, जिस डेवलपमेंट की आपने बात की है अभी, हम अपने पिछले चंद प्रोग्राम्स में बारहा जब से ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है और इस हवाले से हम पॉसिबिलिटीज की बात जब भी हमने की, तो हमने साथ ही एक तरह से थोड़ा कॉशनरी टोन ली, क्योंकि हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि इसके आगे क्या होगा और क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो एक इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में जो एक रेटरिक काफ़ी हमें ज़्यादा सुनने को मिला एंटी पाकिस्तान इलेक्शन के दौरान, और उसके बाद या इमरान खान ने जिस तरह से आर्टिकल 370 इन्वोक होने के बाद खास तौर पर जितना रैंप अप कर दिया था अपना रेटरिक, उसको वो यूएन जनरल असेंबली तक भी ले गए। बार बार उन्होंने ये कहा कि हम जब तक ये आर्टिकल रिवोक नहीं होता हम इंडिया से किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखेंगे। उससे हमने ये नतीजा अखज़ किया था कि क्या स्केल बैक करना इतना आसान होगा,
अगरचे जो मिलिट्री टू मिलिट्री एक खौफ हमें नजर आया था, लेकिन हमें फिर एक तरह से इस फैसले से ये इंडिकेशन मिली है। मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश था कि चले हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जियो इकोनॉमिक्स की बात आर्मी चीफ ने की, और इकोनॉमी इस वक्त खास तौर पर कोविड में और कोविड के बाद दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे जैसे मुल्कों में हमेशा ज़रूरत रहती है कि आपकी इकोनॉमी मज़ीद बेहतर हो ताकि उसके जो फ्रूट्स हैं वो लोगों को मिलें। लेकिन हमने ये देखा कि जो सिविलियन साइड है वो अगेन उसी रेटरिक का शिकार हो गई है, उसी का हॉस्टेज हो गई है, क्योंकि जो बैकलैश एकदम आया, और एक तरह से वो सही भी था, क्योंकि इमरान खान साहब ने ही ये तरीका लोगों को सिखाया है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कैसे अपने मुखालफिन पर तीर बरसाने चाहिए। तो जब अब ये गवर्नमेंट में है तो इनके मुखालफिन ने वही कुछ किया। सो जब आप एक नैरेटिव के होस्टेज बन जाते हैं, इन अ वे यू लिव बाय इट एंड यू डाई बाय इट। तो ये हुआ बुनियादी तौर। तो जयदीप साहब, आप भी चीज़ों को इंडिया से इसी वे में देखते हैं कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का एक डिफरेंट व्यू रहा है अगर देखा जाए, और वहाँ पर जिस तरह से एक रेटरिक डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द इलेक्शन, और वो सिर्फ एक रेटरिक था या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है हम दोनों कंट्रीज को आगे बढ़ने में? सरीन जी। ओके, मिसबा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अवैस सलीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आज आप लोगों को ज्वाइन कर पाया हूँ इधर इस डिबेट में। और आगे भी जैसे आपने कहा कि ज़रूर जब आप हुक्म करेंगे मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। We only request, sir, with people like yourself. So thank you for saying that. Thank you so much. अब जो आपने जो बात की है उसमें आप दोनों ने एक आपने स्टेटमेंट में अपनी एक लाइन का इस्तेमाल किया है, वो है कि पॉलिटिकल रेटरिक ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो अब इंडिया में तो हालत ये होती है कि किसी ना किसी स्टेट में या प्रोविंस में हर 4-5 महीने में इलेक्शन हो रहा होता है। सो दैट रेटरिक विल कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि अब पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स एक तरह की भाषा बोलेंगे, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को वो करना है। अब क्योंकि बीजेपी एक हिंदू पार्टी लार्जली मानी जाती है, तो वो अपनी जो वोट बैंक है उसको वो करेंगे, बाकी पार्टीज अपने वोट बैंक को करेंगी। एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट रेटोरिक ड्यूरिंग इलेक्शंस, और वो पूरे पीक पे होता है। और जब आप पीक की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, इंडिया और पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, आप जैसे आप लेने के जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे आप क्लाइंबर हैं, आप चढ़ते हैं, आप पीक पे जाते हैं, आप वहां पे जाके घर नहीं बसा सकते, आपको नीचे आना पड़ता है। सो अब चाहे कोई स्टैंड लगा लो, चाहे आप आर्टिकल 370 पे कोई स्टैंड पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लगा ले, इंडिया वाले कोई स्टैंड लगा ले, आप ऊपर तो चले जाओगे, पीक पे चले जाओगे, पर उधर से आपको कभी ना कभी उतर के आना ही पड़ेगा। आप उधर नहीं बस नहीं सकते हो, अपने हाई ग्राउंड पे आप जाके बैठ नहीं सकते, वहां पे आप झंडा गाड़ दोगे, वापस आना ही पड़ेगा आपको। अब जो इलेक्शन की बात है, जरूर इधर रिटोरिक है, और क्योंकि 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे वेस्ट बंगाल है, असम है और केरला है। तो क्योंकि रेटरिक इलेक्शन के टाइम में चलता है, वो मीडिया उसी को दिखाता है, पर ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बड़ा कोई एंटी पाकिस्तान या एंटी इमरान खान या कोई ऐसा एक मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डे टू डे किसी की भी लाइफ अफेक्ट हो रही है इस तरह से। हमारे लिए मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो बॉर्डर स्टेट है, हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर 553 किलोमीटर का पाकिस्तान के पंजाब से लगता है, और हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहने चाहिए। और कभी भी जब भी पिछले 70 सालों में जब भी कुछ लो हुए हैं ताल्लुकात,
तो सबसे ज्यादा खमियाजा हमारे पंजाब को, ईस्टर्न पंजाब जिसको आप कहते हैं, उसको भुगतना पड़ा है। तो फॉर पीपल हु लिव इन पंजाब, इंडियन पंजाब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हों। और इसमें ये नहीं है, मैं कहूँगा कि ओवरनाइट कुछ चेंज होने वाला है। जैसे आपने थॉ की बातें की कि कुछ स्टेटमेंट्स आई और फिर कुछ यू टर्न हुआ या कुछ हुआ, ये चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहेंगी, ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट देयर यू हैव टू बी होपफुल फॉर द फ्यूचर। जयदीप साहब, थोड़ा सा ज़रा सा हमें आप एजुकेट फरमाइए। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ उनसे लर्न करना चाह रहा हूँ। ड्यूरिंग आपने फरमाया कि जो बीजेपी है वो एक हिंदू डोमिनेटेड लाइक पार्टी है, एक नजरियाती पार्टी, आइडियोलॉजिकल पार्टी है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में, क्या ऐसे ही रेटरिक्स पर इलेक्शंस लड़े जाते थे इंडिया में, या आपको उस वक्त फर्क लगती थी चीजें? और अगर इसी के साथ आपकी इजाजत से मैं ऐड कर दूं, जयदीप, आपने अभी कहा था कि पंजाब, ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब के आपस के जो ताल्लुकात हैं, जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश हुई थी, तब भी हमने ये बात बार बार सुनी थी कि एटलीस्ट पंजाब के ताल्लुकात आपस में बेहतर होने चाहिए। लेकिन इसके क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते थे कि चलें, अगर इधर का पंजाब और उधर का पंजाब, इनकी डेमोग्राफी एक जैसी है, इनके हालात मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी बुनियाद पर आप एक पूरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक सोच ये भी थी कि शायद ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, इनसे आगे आप चलें, जैसे आपने केरला और आसाम वगैरह की बात की, उस तरफ जाएं तो शायद वहां पर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इतना नहीं है, क्योंकि ये मसला उनके लिए इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता। सो अपने जवाब में अगर आप इसको भी एड्रेस कर सकते। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं जो आपने बोला एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, एक होता है कि कॉम्पिटिटिव सेंटिमेंट, मैं बोलूंगा वो एंटी पाकिस्तान नहीं है। मतलब आप देखें कि आप जैसे आप दोनों एक बाहरी मुल्क में रहते हैं, आपका वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोगों से बहुत वो राफ्ता होता होगा। मतलब वहाँ पे कोई ऐसे नहीं होता कि कोई एंटी इंडिया होता है या एंटी पाकिस्तान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हम सारे बराबर हो जाते हैं। ये आपके और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या एस्टेब्लिशमेंट्स एक नैरेटिव को चलाती है, क्योंकि उससे इनकी पॉलिसी डिफाइन होती है कि उन्होंने आगे क्या करना है, वो उसी नैरेटिव को चलाते रहते हैं। बाकी ये जो इलेक्शंस की बात मिसबा साहब आपने की, क्या करें, अब इलेक्शन तो इलेक्शन है, उसमें क्या है कि एक स्पीच हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ें बोली जाती हैं इलेक्शन रैलीज के दौरान, एक स्पीच है, कोई पॉलिटिकल लीडर 1 घंटे के लिए बोल रहा है, उसमें 2 या 3 लाइन आ गई, अगर मीडिया उसी को हाईलाइट करेगा पूरी 1 घंटे को, तो आपको पता है सारे वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है कि पूरी कवरेज हो उसकी। उस एक बाइट से जो इन्होंने कोहराम मचाना होता है वो मचा लेते हैं। उससे कोई किसी भी कंट्री की, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, या इंडिया यूएस हो, या पाकिस्तान यूएस हो, किसी की पॉलिसी डिफाइन नहीं होती। वो एक डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करना है लीडर्स ने, वो करते रहेंगे। और ये कोई मतलब कोई नई बात तो है नहीं, पिछले 70-75 साल से हो रहा है, वो होता ही रहेगा, आगे भी होता रहेगा। और आपको ये ऐसे लीडर्स चाहे किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल पे हैं या लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे हैं, वो मिलते रहेंगे, जो कुछ ना कुछ अटपटी बात कहेंगे। नो डाउट इंडिया में भी कई मिनिस्टर्स कई बार कुछ बोल जाते हैं, वो आपके भी ऐसे मिनिस्टर हैं, हमारे टीवी चैनल्स में उनकी बड़ी फनी वीडियोस आती हैं, तो वो इंडियन मिनिस्टर्स की भी उधर चलती होंगी, मैंने तो देखा नहीं है जो उधर के मीडिया में आता है। तो ये दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो ओवरऑल जयदीप साहब, आपको जो ओवरऑल जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है इंडिया की, जो कि एक आम आदमी की जो सोच है, उसमें आपको
उस वक्त से जब मनमोहन सिंह जी थे पावर में या जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे पावर में, उस वक्त से इस वक्त में आम लोगों की सोच में आप कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं देखते? नहीं, आम लोगों की सोच में कोई चेंज नहीं है, वो वैसी की वैसी है। हो सकता है कुछ पॉकेट्स, कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ ग्रुप्स की सोच थोड़ी रेडिकलाइज्ड हो, वो पहले भी थी, वो अभी भी है, उस बात को मैं नहीं डिनाई करूंगा, वो रहेगी भी, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें होता क्या है कि आप जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें जो नैरेटिव बनाती हैं, लोग उसी को पिक करते हैं। अब जब ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, हमने इंडिया में देखा था कि जब एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग हो रही थी तो पाकिस्तानी एक्टर्स के खिलाफ भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, म्यूजिशियंस के खिलाफ भी हो रहे थे, स्पोर्ट्स के खिलाफ भी हो रहे थे, लेकिन आपने सीज फायर एग्रीमेंट के खिलाफ क्या एक भी मुजाहरा देखा? क्या पाकिस्तान में आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस की तरफ से या लोगों की तरफ से सुनी कि ये एग्रीमेंट जो है ये गलत हुआ है? सो जब ये हुकूमतें कुछ करना चाहती हैं, जब ये एस्टैब्लिशमेंट्स कुछ करना चाहती हैं, तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से वो कर लेती हैं। इसीलिए मेरी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि अगर इन्हें इस दफा भी ये करना होता तो ये कर लेते, इन्हें ये रिफ्यूज लेने की जरूरत नहीं थी कि जी क्योंकि हमारा एक स्टैंड ये है इसलिए हम आर्टिकल 370 रिवोक होने तक ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने एक पोजीशन ले ली है और आप उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दूसरा मुल्क जो आपसे बड़ा मुल्क है, जिनकी इकोनॉमिक कंपल्शंस भी उस तरह की नहीं है, जो इस वक्त एक तरह से दुनिया उसको एक आपके मुकाबले में ज्यादा बड़े इत्तेहादी के तौर पर देख रही है, वो अपनी पोजीशन से पीछे आ जाएगा। सो ये एक्सट्रीम पोजीशंस जब तक हम लेते रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, बात नहीं बनेगी। तो मैं कुछ ऐड करूं, मैं कुछ प्लीज गो अहेड प्लीज। डॉक्टर सलीम, आपने बहुत बढ़िया बात की। जो आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट थे अभी, जो आपने कहा कि जब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कुछ करना चाहती है तो वो कर देती है। अब जैसे आपने बॉलीवुड एक्टर्स की बात की या सिंगर्स की बात की, तो जो अब पावर में है, जैसे महाराष्ट्र प्रोविंस में, स्टेट में जो गवर्नमेंट पावर में है, वो शिवसेना की कोलिशन गवर्नमेंट है। अब शिवसेना वो पार्टी है जो जाके कभी क्रिकेट की पिच उखाड़ देती थी, कभी राहत फतेह अली खान को वापस भिजवा देती थी, बाकी सारे सिंगर्स एक्टर्स सबको वापस भिजवा देती थी। अब वो चुप बैठेंगे, अब उनको वो, क्योंकि वो पावर में है, अब उनको कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अब चुप बैठेंगे, अब वो कुछ नहीं करेंगे। सो व्हेन इट सूट्स देयर कन्वीनियंस, तो वो उनको, अब वो, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, वो पावर में है, अब दे डोंट वांट एनीथिंग टू बी ऑफसेट इन द पब्लिक डोमेन। सो वो उसको नहीं करेंगे, रेकअप ही नहीं करेंगे। अब उनके लिए इट इज वेरी कन्वीनियंट टू लेट द डॉग्स लाई। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब ये सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि बाद में जयदीप साहब भी उस पर अपना कमेंट फरमाएं, ज़रूर फरमाएं। देखिए, पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है, द वे पाकिस्तान में जो मोदी जी जब पावर में आए हैं उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान जो है, इन जिस तरह से मूव हुआ 80s में एक लिबरल सोसाइटी से एक बहुत ही राइट विंग टाइप ऑफ सोसाइटी से, जहाँ पे रिलीजियस जो कैरेक्टर्स थे उनका एक जोर बढ़ना शुरू होता गया। तो अब इंडिया में मोदी जी वही रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी के साथ। आप इस पर तबसरा फरमाइए डॉक्टर साहब। बाय द वे, फराज दरवेश साहब ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं आज उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक गेस्ट की तरह ही रहें और मेरे हाथ से माइक ना छीने।
जदीप साहब, ये हमारे फराज दरवेश साहब जो हैं, ये बेसिकली इस शो के सब कुछ हैं, करता धरता हैं, हम तो बस बैठे होते अच्छा, हैं। मैं जदीद साहब की बातें सुन रहा था, वो जो बता रहे थे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी अपनी बताता चलूं। जब मेरा अर्ली इन करियर था, तो मेरे जो बॉस थे वो इंडियन थे, बीजेपी की थे और आरएसएस के रहे थे, यानी कि अपने कॉलेज के जमाने में वो आरएसएस के थे। और मेरी जो सब में ज्यादा जो ग्रूमिंग और मेरी अर्ली इन करियर जब मैं था, तो मतलब उन्होंने जो मेरी हेल्प की, जब आप यंग होते हैं, ये कोई 2006 या 7 की बात है, तो आपको चाहिए होती है कि भाई कोई आपका मेंटोर भी हो जो आपको ट्रेन करे। और उन्होंने तो ही वाज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, और मैंने उनका साथ काम किया और मैंने बहुत सीखा। और बिल्कुल भी एंटी पाकिस्तान वो बहुत थे, लेकिन क्योंकि वो पीपल टू पीपल कह लें आप, उन्होंने मतलब मेरी बड़ी तरक्की हुई। तो एक ये भी एक आंसर है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं, चाहे दुबई हो चाहे बाहर हो, तो बड़े इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। इजी। फराज, इस पर मैं अगर ऐड कर सकूं, मैं और जयदीप, हम दोनों, मैं कई दफा इंडिया जा चुका हूं, जयदीप कई दफा पाकिस्तान आ चुके हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में ये कहते हैं कि इंडिया बहुत बुरा है और इंडिया में ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछें कि क्या आप वहां गए हैं, तो 100 में से शायद 99 लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं, हम वहां नहीं गए। और वो तमाम लोग जो दूसरी तरफ से होकर आए हैं, वो हमेशा बहुत अच्छी बात करेंगे, हमेशा बहुत अच्छे एम्बेसडर्स बनकर आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स जो वहां जाने से पहले मेरे दिमाग में थे वो टूटे। एंड आई एम श्योर कि जयदीप का जो एक्सपीरियंस है, ही कैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी ऐसा ही रहा होगा। नहीं बिल्कुल। और मैं इसमें ये बात बताता चलूं, जी मैं ऐड करना चाहता हूं फराज साहब, कि मैं 2005 में मेरे वालिद साहब को मैं लेके गया था, लाहौर लेके गया था, और डॉक्टर वैस सलीम ने उस टाइम हमको होस्ट किया था, और मेरे फादर साहब के लिए वो एक पिलग्रिमेज था। इन्होंने उनके स्कूल भी लेके गए, उनके घर भी लेके गए, जो उनके जो फैमिली हाउस था वहाँ सब जगह लेके गए, और बहुत बढ़िया रहा। एंड मतलब टिल द टाइम ही पास्ड अवे, ही ऑलवेज रिमेंबर्ड दैट। नहीं, और ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। अगर मैं चाह नहीं रहा कि टाइम में ज्यादा लूं, क्योंकि हम टॉपिक पे आ जाए, कि जब बॉम्बे का वाकया हुआ था, तो जिसको मैं रिपोर्ट करता था, वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने 3-4 दिन की छुट्टियां नहीं थी, और लोग मुझसे जोक करते थे कि अब जब वो वापस आएगा ना, उनके इंडियन जो हमारी कंपनी में दूसरे थे, कि अब जब वो राजेश साहब वापस आएंगे तो तुम तो गए, तुम्हारी खैर है। तो ये जोक बड़े हो रहे थे। जब वो 3-4 दिन के बाद डिप्रेशन से वापस आए, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में और मुझसे कहा कि मुझे पता है कि इस तरह के जोक्स चल रहे हैं और मैं वाकई बहुत डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और मतलब ही वॉज वेरी एंटी पाकिस्तानी। मैं अभी से बताता हूँ, ही वॉज वेरी एंटी पाकिस्तानी। लेकिन ये एक चीज थी कि मतलब प्रोफेशनली और उस लिहाज से बड़ी पॉजिटिव भी थी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। कंपनी में ले ऑफ हुआ, मैं नहीं ले ऑफ हुआ, बाकी सब ले ऑफ हुए, इवन के हिंदुस्तानी भी ले ऑफ हुए। तो एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। ये जो पर्सनल स्टोरीज हमने शेयर की हैं ना, इससे आगे बढ़ के मतलब चले, हमारे तो इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे, लेकिन लाखों फैमिलीज ऐसी हैं जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं। कुछ लोग इस तरफ रहते हैं, कुछ लोग उस तरफ रहते हैं, एक भाई इधर है, दूसरा भाई उधर है। उन लोगों के बारे में हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि वो किस अजियत की जिंदगी गुजारते हैं जब वीजा बंद हो जाते हैं, जब वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हाँ नहीं, लेकिन यही है ना डॉक्टर साहब, कि वो लोग बहुत कम हैं और जो गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज में वो लोग नहीं आते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि अगर वो लोग जो हैं अपने, अब जैसे मेरी जो मदर की पूरी फैमिली वो यूपी में थी, वहाँ के ऊपर थी, वहीं पर मेरी नानी का भी शी पास्ट अवे ओवर देयर। फिर मेरी जो एंट्स थी, मेरी मदर की जो सिस्टर्स थी, उनका भी इंतकाल वहीं पे हरदोई में, इलाहाबाद में, इन सब जगहों पर हुआ। तो मगर हम लोग कितने हैं, हम लोग वी आर वेरी लिटिल। और उसी तरह इंडिया में जो लोग माइग्रेट करके गए हैं वो लोग भी बहुत कम हैं इस वजह से। तो बेसिकली वो तो गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं वापस आना चाहता हूं अपने सवाल पे। ये जो पाकिस्तान में एक रेटरिक है कि मोदी जी का जो पावर में आना है वो वही टर्निंग पॉइंट है जो पाकिस्तान का था 80s में, आप कैसे देखते हैं इसको?
या बिलीव भी करते हैं इसे या नहीं? देखिए, हम तो इसको देखते हैं एज एन आउटसाइडर जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं या हम उनके इक़दाम देखते हैं, और मैं चाहूँगा कि एज एन इनसाइडर जयदीप भी बाद में इस पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स देखते हैं जो कि एक तरह से लेडन होती हैं विद रिलीजियस ओवरटोन्स और उसका मिशमैश आप पॉलिटिक्स के साथ करते हैं, तो जैसे आपने कहा हम 80s के ज़माने में वापस चले जाते हैं और हम एक तरह से अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए डरते हैं कि हम इस सड़क से सफ़र कर चुके हैं, हमने पिछले 30 साल इस तरह गुजारे हैं जहां हमारा ये ख्याल था कि मजहब जो है वो एक बाइंडिंग फोर्स हो सकता है और कौम को जोड़े रख सकता है, या ये कि मजहब की बुनियाद पर अगर आप सियासत करने की कोशिश करें तो वो कामयाब हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से मुआशरे में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो फिशर्स क्रिएट होते हैं, जो फॉल्ट लाइन्स क्रिएट होती हैं, और इसकी एक ज्यादा रिसेंट मैनिफेस्टेशन हमने अमेरिका में भी देखी। सदर ट्रंप ने जिस किस्म की सियासत की, या हम पिछले कुछ अरसे में यूरोप में एक फार राइट विंग का जो एक तरह से असेंडेंसी देख रहे हैं, सो ये ऐसे लगता है कि पॉपुलिज्म की एक ग्लोबल वेव है। इमरान खान ने भी अपनी कैंपेन में इसको इस्तेमाल किया, अभी भी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि उससे आगे बढ़कर क्या, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप किस किस्म के इक़दाम करते हैं। मैं इस बात पर क्रेडिट देता हूँ इमरान खान को कि उन्होंने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने पीस ओवरचर्स दिखाए हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स था, बल्कि अगर मैं एक स्टेप बैक लूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब 2014 में पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए तो 2015 में वो लाहौर आए, नवाज शरीफ के साथ उनकी उस वक्त मुलाकातें हुई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद वो उस रेटरिक से आगे जा रहे हैं, दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं। और उसमें अगेन वही जो नैरेटिव हमारे यहाँ हमेशा बनता है, पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, कि आप जो इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है आप उसको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं, आप उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक दबाव आना शुरू हो जाता है जिसकी तरफ से उनको स्केल बैक करना पड़ा। डॉन लीक्स जो है वो इसका बहुत बड़ा मजहर है कि एक ऐसा इशू बनाया गया जो एक तरह से इशू था ही नहीं, और उसके बाद जाहिर है एक अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, और उसके नतीजे में जो एक पठानकोट हुआ, और इन तमाम बैक टू बैक वाकयात के नतीजे में जो एक तरह से फिजा विशिएट हो गई, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी और इंडिया की हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो गया कि वो अपने इंटरनल डायनामिक्स को एक तरह से बैक बर्नर पर डालकर आगे बढ़ सकें। जयदीप जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं असल में यही पॉइंट उठाने वाला था जो डॉक्टर वैस सलीम ने उठाया, कि अब मोदी साहब को आप आज की तारीख में आपके पाकिस्तान में जिस भी एक रोल में देखा जाता है और उनका या आरएसएस का जो भी एक विलनस रोल दिखाया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, मतलब मैं आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, 50+, मेरे को आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, आई एम हिंदू, तो नॉर्मल इंडियन को कोई लेना देना नहीं है। मतलब इतना ज्यादा हाइप अगर क्रिएट हुआ है, मेरे को लगता है आरएसएस इज मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान देन इट इज इन इंडिया एक्चुअली। और ये सच्चाई है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। And the same goes for हाफिज सईद। Absolutely. तो वो जो नैरेटिव है वो सेट किया जाता है और वो हो रहा है। अब या तो जो 2015 वाले मोदी साहब जो स्पेशली प्लेन लेके लाहौर में उतर गए, या तो वो ठीक थे या अब ठीक है। अब आप उस टाइम भी उनको, कुछ लोग थे जो उनको उस टाइम भी गालियां दे रहे थे, अब जो है अब भी बुरा भला कह रहे हैं। तो अब which Modi do you want? मतलब somebody who takes an initiative or somebody who's doing what he wants to do, and he is not doing only for Pakistan on things related to Pakistan. He is doing a lot of things in India also. मैं आपको बताऊं, जैसे अब डॉक्टर वैस सलीम ने, मैं बार बार उनका रेफरेंस दे रहा हूं
क्योंकि वो बातें ही इतनी अच्छी करते हैं और मेरा इनके साथ इतना पुराना रिश्ता है। तो जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इट इज सर्जिंग अहेड, मतलब आप मान नहीं सकते, पर मेरे को जो इनसाइड इंफॉर्मेशन ये है कि मतलब लोग अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 20 साल की सोच रहे हैं कि क्या होना है। और जो आपने मिसबा साहब पॉइंट आउट किया कि 1980s की तरफ तो नहीं मोदी साहब धकेल रहे, कोई नहीं जा रहा, सब 2050 की तरफ चल रहे हैं, कोई 1980 की तरफ नहीं जा रहा। नोबडी इज इवन बॉदर्ड अबाउट ईयर 2000। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया इतनी वाइब्रेंट कंट्री है और इतनी ज्यादा पुशिंग है, मतलब खासकर जो हमारे शहरों में है और जो हमारे जो सर्विस इंडस्ट्री है, खासकर जो आईटी सेक्टर में, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। मतलब जो भी रेटोरिक ए कंट्री में या बी कंट्री में या सी कंट्री में दिखाया या सुनाया जाता है, नोबडी इज बॉदर्ड। फराज, एक सवाल मैं पूछता हूँ ऑल द टाइम अपने सारे पैनलिस्ट्स के साथ, और कभी अगर मैं शो को होस्ट कर रहा हूँ और मुझे अभी तक उसका स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं मिला, तो चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं डॉक्टर अवैस सलीम से पूछूंगा और फिर हम लोग जाएंगे जयदीप साहब के पास और उनका व्यू देखेंगे कि वो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, अपने आप को इंडिया के शू में डालिए और आप देखिए कि जैसे जयदीप साहब ने फरमाया, और राइटली सो, कि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत वाइब्रेंट कंट्री है, उसकी बड़ी मार्केट है, दुनिया को भर को उससे इंटरेस्ट है और वो जो है अपनी मर्जी से फैसले करने का मुतहम्मिल हो सकता है। अब अगर आप इंडिया में हैं और आपके एक बॉर्डर पर ये सब इश्यूज हैं, एक न्यूक्लियर पावर है जिसके साथ आपके इश्यूज हैं और थोड़ी बहुत स्कर्मिश हो जाती है, लेकिन कोई बड़ी वॉर नहीं होती, कोई आपकी इकोनॉमी पर इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आपको क्या रीज़न है कि आप आउट ऑफ द वे जाएं वहाँ से रिलेशन अच्छे करने के? ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर रिलेशन अच्छे हों तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे और हमारे, आपके और उस कंट्री के बीच में स्ट्रेटेजिक इश्यूज मौजूद हैं, जैसा कि यूरोप में होता था कोल और स्टील के ऊपर और फाइनली उन्होंने उसको रिजॉल्व किया, ऐसा इशू मौजूद है, तो आप क्यों ना अपना जो वेट है उसको यूज करें, चीज़ों को डिले करें, जो स्टेटस को है उसे जाने दें उसी तरह से, ताकि कभी टाइम ऐसा आए कि जब आपका जो दूसरा कंट्री है वो इतना स्क्विश हो जाए इकोनॉमिकली कि फाइनली वो जो है आपका जो है जीरो सम गेम में आप जीत जाएं। तो ज़रा सा बताइए, इंडिया ऐसे क्यों ना सोचे, और अगर इंडिया ऐसे सोचता है तो कैसे आपके रिलेशन इंडिया से ठीक हो सकते हैं? मिर्जा भाई, बड़ा आसान सा इसका जवाब है और उसकी मिसाल भी हमें मिलती है। अब हर चीज जो है, जब जैसे कि जदीद साहब ने कहा कि इकोनॉमिकल मईशत जो है वो ड्रिवन है ना, इंसेंटिव ड्रिवन है मामला। इंडिया का स्टेक क्या पाकिस्तान में इस वक्त? अब या तो इंडिया का कोई स्टेक हो, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स हो, इंडिया को कोई जो है वो सेंट्रल एशिया में रास्ते मिले हुए हो, कोई डिपेंडेंसी हो। अभी सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी है कि भाई यहाँ से जो है एक कांस्टेंट जो है लड़ाई झगड़ा और जो है ये जो बॉर्डर है हमारा कश्मीर के जो मामला आते हैं, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस रहती है, वहां से जो है कभी कुछ पटाखा फूट गया, कभी कुछ हो गया, वो रहता है उनका। या एक ये डर रहता है कि पाकिस्तान या कभी बहुत कमजोर हो गया तो उसका फॉलोवर हो सकता है इंडिया पर। वरना जब हमने उनसे माशी ताल्लुकात खत्म कर दिए, हम कारोबार नहीं कर रहे, तो जो बिजनेसमैन है जो कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो यही बिजनेसमैन फंड करते हैं इलेक्शन कैंपेन को, ये चंदे भी देते हैं, और जब ये चंदे देते हैं तो उसके बाद फिर ये अपने जो इंटरेस्ट होते हैं वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जब वो, जैसे यानी कि मोदी साहब को अगर चंदा दिया है तो जब वो मोदी साहब आएंगे हुकूमत में तो फिर उनके इंटरेस्ट होंगे। तो जो बिजनेसमैन तबका है इंडिया का, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई हुई है, उसको आपने कोई राहदारी नहीं दी हुई जो है सेंट्रल एशिया की तरफ, तो उसकी कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है, और इंडिया की ऐसे कंट्री को डिपेंडेंसी नहीं है। अगर उनके स्टेक हो तो फिर तो सही है, फिर तो वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे कि भाई हमारा जो है इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं, इतने मामला खराब हुए हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ करें। यानी कि अमेरिका से जो लोग डरते हैं कि भाई अमेरिका प्रेशर क्यों डाल सकता है, अक्सर अमेरिका का प्रेशर सिर्फ मिलिट्री प्रेशर नहीं है,
एक इकोनॉमिकल प्रेशर है ना कि भाई अमेरिका को अगर आपने नाराज किया, अमेरिका का प्रेशर आ रहा है, तो ये नहीं कि अमेरिका आके कोई जहाज का बेड़ा खड़ा करेगा, कोई शिप खड़ी करेगा और उसके बाद जो आप पे हमला कर देगा। नहीं, ये होगा कि भाई ये इनसे हमारे जो बिजनेस टर्म्स हैं वो ना खराब हो, अगर ये खराब होंगे तो हमारी मीशत जो है ना वो इम्पैक्ट होगी। तो यही सारे मामले हैं, तो कोई आपकी इंहिसार नहीं है। सिंपल जो आपका मामला अफगानिस्तान के साथ है, वो ड्यूरेंट लाइन का जो मामला है, वो अफगानिस्तान इतना खोखला है, इतना कमजोर है कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ड्यूरेंट लाइन पे आपसे ज्यादा कोई नेगोशिएट करे या आपके ऊपर ज्यादा कोई आपको तड़ी लगाए या आप उसके साथ टेबल पे बैठे, क्योंकि आप कहते हैं यार ये ड्यूरेंट लाइन पे बकवास करते रहते हैं, पिछले 70-75 सालों से बकवास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतने कमजोर है, इतने वीक है कि हमें फिक्र ही नहीं है। ऑब्वियसली अफगानिस्तान बहुत वीक है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को इतना कमजोर नहीं है जितना अफगानिस्तान कमजोर है इंडिया के लिए। तो जब तक मैं समझता हूँ कि एक पहले भी ये बातें हो चुकी हैं, वाजपेयी साहब के बाद जमाने में ये बातें हुई, मनमोहन सिंह के जमाने में भी ये बातें हुई कि ये जो कश्मीर का इशू है, इसको अगर शेल्फ पे रख दिया जाए, यानी कि मुशर्रफ साहब भी एक हद तक एग्री होगा, इसको शेल्फ पे रख दिया जाए और हमारे जो दूसरे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, उसके बाद जो हमारे बिजनेस टर्म्स हैं उसको अगर हम बढ़ाएं, और जब ये बिजनेसमैन जो है ना, देखिए बिजनेसमैन का एक ही मकसद, वो मकसद ये है कि ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और मेरा प्रॉफिट। अब जब वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिजनेस बढ़ जाएगा, तो वही बिजनेसमैन के बाद मोदी साहब हो, चाहे वहां पर आरएसएस का कोई बंदा आगे जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो ये प्रेशर डालते हैं कि भाई हमारे वहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, हमारी ट्रेड हो रही है, ये हमारी बिजनेस इंटरेस्ट है, तो प्लीज आप दोस्तों से करें, मामले सही करें। तो जब तक मेरे ख्याल से इस लेवल पे आप नहीं जाएंगे, इंडिया का कोई स्टेक है नहीं देखा जाए इस तरह से कि आप कहें कि जी ये हमने ये चीज से जो है ना, इस चीज से हमने बुद्धि से पकड़ा हुआ है, वो जो है अगर हम इंडिया ने हमसे ज्यादा पंगेबाजियां की तो जो है हम इकोनॉमिकली उनको जो है मार सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, उनके स्टेक हैं, यहाँ से गैस जा रही है, यहाँ से ऑयल जा रहा है। सऊदी अरब का क्या लेवरेज है? अमेरिका की जो रिलेशनशिप है सऊदी अरब से, वो कहीं से बनती नहीं है, ना वो जमहूरी मुल्क है, वहां पर बादशाह है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, लेकिन भाई ऑयल की सप्लाई है, हर आदमी आके सऊदी अरब के सामने घुटने टेक देता है। वो जो है वहां पर कौन सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां नहीं होती, मिनोरिटी वायलेशन नहीं होती। ईरान पे तो सारे इल्जामात हैं, ईरान ये सब कुछ करता है, सऊदी अरब पे नहीं है। सऊदी अरब पे इसलिए नहीं है कि सऊदी अरब में तेल आ रहा है उनका, एक तेल की पाइपलाइन है, तो बस इट्स वेरी सिंपल। सो डॉक्टर साहब आपका कमेंट। देखिए, फराज जो बात कर रहे हैं उन्होंने पार्शली वो बात कर दी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और खोल के बयान करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि हम इकोनॉमिक डिफरेंशियल की बात करते हैं, दुनिया इस वक्त इकोनॉमी पर चल रही है उसकी बात करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन आइसोलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ना मुल्कों के ताल्लुकात इस तरह एग्जिस्ट करते हैं कि आप के ताल्लुकात एक मुल्क के साथ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे के साथ बुरे भी हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम भारत की इकोनॉमी में, जैसे फराज ने चाइना की बात की, सऊदी अरेबिया की बात की, तो आप रीजन के डायनामिक्स को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं? क्या चाइना या सऊदी अरेबिया या इस तरह के दूसरे मुल्क ये चाहेंगे कि हम तो इंडिया के साथ एक ट्रेड पार्टनर बनकर आगे बढ़ते रहें और मामलात आगे बढ़ाते रहें, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते रहें? और चाइना, हमने देखा कि चाइना बहरहाल पाकिस्तान को एक, आप उसको प्रॉक्सी कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तान की एक अहमियत इंडिया के मुकाबले में चाइना ने हमेशा रखी है, एक बैलेंसिंग एक्ट रखा है। यही मामला सऊदी अरब का भी है। सो अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के 5 साल में जिस तरह उन्होंने फॉरेन पॉलिसी चलाई, उन्हें इस चीज से कोई गरज नहीं थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है, मुल्कों के आपस में ताल्लुकात कैसे रह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नई अमरीकी इंतजामिया है उसकी तरफ से जो पोस्चरिंग आपको नजर आ रही है, आप कहीं बैक चैनल्स में उस किरदार को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और हम चाहे इंडिया और पाकिस्तान में बैठे ये समझते रहें कि जो न्यूक्लियर वॉर है वो एक दीवाने का ख्वाब है, ये नहीं होगा, लेकिन दुनिया के लिए ये पैरानोया बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका, जिसके साथ सिर्फ बॉर्डर लगता है कनाडा का और उन्हें किसी अपने एलाई से खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया में कहीं जब उनको लगता है कि कोई कहीं
अमन को कोई खतरा हो रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी बुनियाद पर जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, या ऐसा मसला पैदा हो सकता है जो एस्केलेट हो, वो फौरन वहां पहुंचते हैं, उन्हें तो उसकी जरूरत नहीं है, वो एक इकोनॉमिक पावर भी बहुत बड़े हैं। तो अगर इंडिया को भी ये रोल रीजन में लेना है तो उन्हें बहरहाल अपने एलाइज के साथ साथ अपने नेबर्स के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ेंगे। तो जयदीप साहब, आपने सुना दो पाकिस्तानी एनालिस्ट्स की बातें, और मेरा सवाल भी आपने सुना। तो देखिए जयदीप साहब, जो इशू सारा है उस पर तो आप ज़रूर जवाब अपना ज़रूर दें, हम सुनना चाहेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस सारे जो इन दोनों की जो बातें थी, उससे जो मेरा जो एक और सवाल उठता है और आपके लिए, कि इन सब के बावजूद इंडिया के पास जो भी उसको थोड़ा बहुत लॉस है इस रिलेशनशिप के ना अच्छे होने पर, तो वो तो ये कह सकता है ना कि लेट्स डिले इट, कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत हम बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज को। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे चीजें ठीक होंगी? फिर एक और चीज का सवाल भी आप मेरा एक सवाल और ऐड कर लीजिए उसमें, कि जो आजकल इंटरनेशनल मीडिया में, आजकल तो अब इतना नहीं आ रहा, अभी कुछ अर्सा पहले तक एक आ रहा था कि जो कश्मीर में जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्सेसेस थे, उसके ऊपर भी ज़रा आप थोड़ा सा हमें एजुकेट फरमाइए कि इंडियन पब्लिक उसे कैसे देखती है। हालांकि ये शायद जो कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो शायद डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल नहीं होती, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसका कुछ आपके कुछ लॉज में कुछ ऐसी चीज़ है कि वो लोग जो हैं काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हैं और गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती किसी वजह से। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा फरमाइएगा और हमें एजुकेट फरमाइएगा। सरीन जी। जी, एक तो जो इकोनॉमी की बात है कि इंडिया का, आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि इंडिया का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है हो रहा है पाकिस्तान से इकोनॉमिक रिलेशंस रखने में। मेरे को याद है मैं 2012 में लास्ट टाइम पाकिस्तान ट्रैवल किया था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो उस टाइम बातें हो रही थी पाकिस्तान गिविंग द MFN स्टेटस टू इंडिया। वो 2012 है और अब हम 2021 में बैठे हैं, अभी तक वो वहाँ की वहीं अटकी हुई है। उसमें उस टाइम अनाउंसमेंट भी हुई थी कि 1-2 महीने में हो जाएगा, हमको सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। अब जो आपने बात की, जो कश्मीर की आपने जो एंड में बात की कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की, अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है 1989 से, जो इंसर्जेंसी है या टेररिज्म है या जो भी उसको आप कहना चाहें। अब उस टाइम तो मोदी साहब ने तो भेजी नहीं है सारी फोर्सेस, वो सारी फोर्सेस इतने सालों से 30 साल से वहीं खड़ी हैं, 30 से 31 साल से, है ना। तो अब उसमें तो मोदी साहब को आप उसमें ब्लेम नहीं कर सकते। बाकी रहेगी बात कि अब जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे इम्प्रूव होंगे, सब चीज़ें होती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती है। अभी ठीक है, दोनों मुल्क 75 साल के आसपास हो गए हैं पाकिस्तान को बने और इंडिया को आज़ाद हुए। तो एक ईस्ट जर्मनी था, एक वेस्ट जर्मनी था, फ्रांस और जर्मनी सारा टाइम लड़ते रहते थे, जापान और चाइना लड़ते रहते थे सारा टाइम। जापान ने जो चाइना की हालत की हुई थी एक टाइम में, वो सबको पता है। 80 साल तक वो चलता रहा, कोहराम जो उन्होंने मचा रखा था। एवरीबडी इज टॉकिंग टू एवरीबडी एल्स, और ये सब कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब 75 साल में नहीं हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, हो जाएगा अगले 20-25 साल में, होगा तो जरूर होगा। और इसका कोई वो है ही नहीं, आप जितनी मर्जी जंगे कर ले, जितना मर्जी आप जो इंडिया कहता है कि प्रॉक्सी टेररिज्म चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो सब बातें चलती रहेंगी। बट द थिंग इज कि अगर जो मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। और वो लोगों के दिलों में उतनी नफरत या वो चीज नहीं है जो पॉलिटिकल रिटोरिक में है। और इकोनॉमी में अगर आप देखें कि मेरे को लगता है पाकिस्तान इंडिया को MFN स्टेटस दे या ना दे, मेरे को ये लगता है कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी से पाकिस्तान कैन टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज, बजाय कि आप कोई चीजें वाया दुबई मंगाएं, इंडिया से ही आ रही होंगी,
पर वाया दुबई मंगाया, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। वही चीज अगर वागा से ट्रेड ज्यादा होने लग जाए, और कितना इजी है, मतलब आप देखिए कि मतलब सारा नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और वेस्टर्न इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा है। वहां से टू ट्रैवल टाइम टू पाकिस्तान एंड टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स विल बी सो इजी, चाहे आप वो गुजरात बॉर्डर से आ जाए, चाहे राजस्थान बॉर्डर से आ जाए, चाहे पंजाब से आ जाए, चाहे जम्मू एंड कश्मीर से आ जाए, बहुत इजी हो जाएगा मतलब सबके लिए, और सबके बेनिफिट में है वो कर देना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो अब दोनों मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिसीजन लेना कि कब करना चाहते हैं। इंडिया में ये कंफ्यूजन जरूर रहती है कि बिकॉज आपकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में, एक आप कह लीजिए कि एक बैठ गई है सबके दिमाग में बात किससे करे पाकिस्तान में, कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उससे जब तक आप बात करना शुरू करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर आर्मी का रोल बड़ा आपके स्ट्रॉन्ग है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, आर्मी डजंट कॉल द शॉट्स एट ऑल। सो प्रॉब्लम ये है कि बात किससे की जाए। तो अब हमारा टाइम काफी खत्म हो रहा है, तो मैं एक लास्ट राउंड करना चाहूंगा। फराज, मैं आपसे शुरू करूंगा, तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जरा सा अपना लास्ट कमेंट दीजिए आप, कि आप कैसे देख रहे हैं कि चीजें कैसे बढ़ेंगी, और आज से फॉर इंस्टेंस 2 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान कहां पर होंगे। चलिए 3 साल कर लीजिए। सर ये तो मैं काश मैं नजूमी होता तो मैं बिल्कुल बता देता, क्योंकि सर मैंने सुना है आप नजूमी हैं, इस वजह से मैंने पूछा ये सवाल आपसे। इन मामलात का जवाब कोई दरवेश नहीं देगा तो और कौन देगा? ऑफ कोर्स यार, आपका नाम दरवेश है। सर ये तो फिर मुझे कुछ वक्त में मैं ज़ायचा निकालता हूँ। अच्छा देखिए, चक्कर की कुछ इस तरह से है कि अगर आप चीन और हिंदुस्तान को देखें, इनके मामला खराब हैं और रहे हैं, लेकिन ट्रेड उनकी अपनी जगह जारी रही है। तो पहले तो जो डॉक्टर वैस सलीम ने जो बात की उसमें मैं 100% एग्री करता हूँ। आप जो डायनामिक्स जो जिस तरफ चल रहे हैं, मोदी साहब अगर अपनी, मैं वही हम पहले भी इस पे बात कर सकते हैं कि वो निक्सन गोज टू चाइना वाली बात है, कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात अच्छे होने हैं तो मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक में इस वक्त वो लोग बैठे हुए हैं कि जिनके लिए निस्बतन हालात अच्छे करना बहुत आसान है। यानी मोदी साहब अगर चाहें तो वो हालात अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक हिंदू बैकग्राउंड, उनका एक हिंदू इंतहा पसंद का नया बैकग्राउंड है। हमारे इमरान खान साहब भी जो है वो थोड़ा उसी तरह का मजहबी, और अब तो वो ज्यादा मजहबी हो गए हैं पिछले कह लें आप 10-15 सालों में। तो ये लोग अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, इनके लिए करना निस्बतन आसान है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, बोथ ऑफ देम, और अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जाए। और ये बात तो तयशुदा है कि ये इस तरह अब जो न्यूक्लियर डिटरेंस के बाद अब तो आपकी फुल ब्लोन वॉर हो भी नहीं सकती है। आपने इसी तरह की जो है मामला चलाने हैं, या आपने मिलजुल के और अपने मामला बेहतर करने, और ये समझना कि जी वो अमेरिका आके हमारे मामला हल कर देगा, ये कर देगा। हाँ ठीक है, प्रेशर के तौर पर बुला लें तो आप, लेकिन मामले तो आपने ही हल करने। तो मैं समझता हूँ पिछले 2 या 3 साल के अंदर, मैं तो मेरी तो ये जाती तौर पे ये दुआ है कि हालात बेहतर हो, मैं लाहौर जाऊं और लाहौर से मैं ड्राइव करके अमृतसर जाऊं और अमृतसर में जो है खाना खाऊं, उसके बाद यहाँ लाहौर वापस आ जाऊं। इसी तरह जो वहाँ के लोग हैं वो ऐसा करें, तो इतना बड़ा क्लोज है दोनों के दोनों शहर, तो बड़ा दिल चाहता है। लेकिन ये होने के लिए आपको क्या ग्राउंड बनाना पड़ेगा, किन स्टेप्स की जरूरत है, कि अगर 2 या 3 साल में जो काम होना है उसके लिए आपको आज क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। वो तो इस वक्त अभी कुछ हो नहीं रहा। तो अगर आप मुझसे प्रैक्टिकली पूछें तो 2 से 3 साल में कोई हालात मुझे अभी बदलते ऐसे कोई खास नजर नहीं आ रहे, अनलेस के कोई रेडिकल चेंज आ जाए। और वैसे एक बात है कि रेडिकल चेंज आने में देर भी नहीं लगती है। हमें नहीं एक्सपेक्टेड था कि मोदी साहब एकदम से जहाज लेके जो है नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में पहुंच जाएंगे। रेडिकल चेंज आ भी सकता है, बट आई डोंट थिंक कि 2 से 3 साल में जो मामला अभी हैं बेहतर हो। मैं डॉक्टर वैस सलीम जरूर सुनना चाहूंगा। डॉक्टर साहब जी, देखिए अगले 2-3 साल में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होते तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक तरह से हमेशा एक मार्शलैंड पर होते हैं। वो कभी बीच में धंसते हैं, फिर उसको बाहर खींचना पड़ता है। लेकिन जैसे आपने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इकोनॉमिक इंसेंटिव पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है, इंडिया के लिए कम है,
और जयदीप ने लैंड रूट्स की बात की। मैं इन दोनों बातों को इकट्ठा करके जो फाइनल कमेंट है वो देता हूँ कि ठीक है कि ये इंडिया का इकोनॉमिक इंसेंटिव उतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बारहा ये इंडिकेशंस दी हैं कि हम बात करना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है कि वो अपनी मर्जी से बात करते हैं, अपनी मर्जी से रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी इस सीज फायर एग्रीमेंट में या जो उन्होंने अभी जनरल बाजवा की तकरीर के जवाब में जो रिएक्शन दिया, उसमें तकरीबन 2 साल लग गए। पाकिस्तान को अपना वेट आज की दुनिया में पहचानना होगा। आपको ये समझना होगा कि जो पैरिटी आप चाहते हैं, दैट पैरिटी कम्स विद कंडीशंस। ये नहीं हो सकता कि आप वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कीप पंचिंग अबव योर वेट, ऐसा आजकल मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन तभी होगा जब आप एक ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है, और अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पाकिस्तान का इसको बहरहाल ज्यादा फायदा है, और ये होता रहा है। मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, 47 से लेके 55-56 तक इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स थे। लैंड रूट्स जो हैं वो 65 तक खुले रहे थे। सो अगर ये 20 साल में हो सकता है तो उसके बाद क्यों नहीं हो सकता? इट हैज ऑल बीन डाउनहिल फ्रॉम 65 एंड 71 ऑनवर्ड्स। लेकिन इस वक्त बहरहाल चाहे थोड़े पैमाने पर ही हो, लेकिन आप ट्रेड कर तो रहे हैं। तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर की हर साल बायलैटरल ट्रेड हो रही है। अगर आप इस पोटेंशियल को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करें तो मैं विल्सन सेंटर की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आप इसको 40 अरब डॉलर तक बढ़ा सकते हैं। सोचिए, पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट्स इस वक्त जो हैं वो कोई 20-22 अरब डॉलर के करीब हैं, और इस 40 अरब डॉलर में से आप अगर चलिए चौथा हिस्सा भी अगर पाकिस्तान को मिले, 10-12 अरब डॉलर भी मिले, तो यू आर 50% मोर देन वेयर यू आर ओनली विद वन ट्रेड पार्टनर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि आप इसका जवाब दे दें कि अगर फर्ज करेंगे ये स्टैंड स्टिल ही चलता है, ये मामला बेहतर नहीं होते हैं अगले 2 से 3 साल, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बहरहाल ज्यादा है बनिस्बत इंडिया के। इस वक्त जो नए नंबर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक हमारी इकोनॉमी जो है वो रींग रही है, इंडिया की इकोनॉमी भाग रही है। जो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस हैं जीडीपी ग्रोथ की 2021 की, उसमें इंडिया जो है वो डबल डिजिट्स में है। पाकिस्तान इस वक्त जो सार्क ममालिक हैं उसमें सबसे कम जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान का है, और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। आप क्यों ये सोचने पर मजबूर हुए कि आप जो कॉटन है और शुगर है वो इंडिया से मंगवाएं? क्योंकि इंडिया से आपको सबसे बेहतर रेट मिलता है। ठीक है, आप दुनिया में कहीं और से मंगवा लेंगे, लेकिन जयदीप पहले कह रहे थे आप बनिस्बत महंगी चीजें मंगवाएंगे जो आपको इंडिया से मिल सकती थी। तो अगर आप इस दुश्मनी की वजह से अपने ऊपर बोझ मजीद लादे रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस होस्टेज की वजह से आपका सांस चोक होना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त से आपको डरना चाहिए। जयदीप साहब, लास्ट वर्ड। जी, जो आपने कहा कि 2 या 3 साल में कहाँ है, तो मैं भी फराज साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। हालांकि मैं चाहूँगा कि ऐसा हो जाए, पर मैं इतना होपफुल नहीं हूँ कि कुछ बड़ा ड्रास्टिक या रेडिकल हो जाए। मेरे को लगता है कि अगर बेबी स्टेप्स भी अगर दोनों कंट्रीज ले लें, और इकोनॉमी का बड़ा रोल रहेगा इसमें, और जो इन्होंने पहले बोला कि जो क्या बोलते हैं इंडियन बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका अगर स्टेक होगा, और सेम फॉर पाकिस्तानी बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अगर होगा इंडिया में, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। 1 स्टेप्स लीड्स टू अनदर 1। तो वो बेबी स्टेप्स इनको लेने पड़ेंगे। वो अगले 3 साल में बेबी स्टेप्स कहीं ना कहीं लिए भी जाएंगे। और मेरे को लगता है कि अगर दोनों मुल्कों के लीडर्स अगर चाहें तो रिलेशन नॉर्मल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीपल टू पीपल अभी भी वो हेट्रेड का लेवल, फ्रिंज एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दें, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और
इट कैन इम्प्रूव। तभी मैंने आपको बोला कि 75 साल निकल गए हैं दोनों मुल्कों को ये सब चीजें चलाते हुए। अगर अगले 20-25 साल में भी मेरे को लगता है हो जाना चाहिए, हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आई एम नॉट फीलिंग होपलेस और पेसिमिस्टिक अबाउट इट, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। सो ख़वातीन हज़रात, आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी। आज वंस अगेन आज हमारे फराज साहब भी हमारे मेहमान ही थे, तो मैं इसलिए मेहमानों की बात कर तो जयदीप साहब ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज फरमाया। उन्होंने फरमाया बेबी स्टेप्स। देखिए, जो इस तरह के रिलेशंस होते हैं, इसमें जो ये रेडिकल चेंजेस होते हैं, ये वैसे ठीक भी नहीं होते कि एक दिन चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल जाती हैं और अगले दिन फ़ौरन उस पर कोई रिएक्शन होता है, और फिर जो है दोनों तरफ से जो कि हार्ड लाइनर्स हैं वो आकर आपको बताते हैं कि देखिए आपने कितनी बड़ी गलती की और किस तरह से हुआ। उसके लिए या तो आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है, जैसे वाजपेयी साहब थे जो कि एक बहुत सॉलिड लीडर थे, जिनके पीछे लोग, ना सिर्फ लोग थे बल्कि उनको पता था वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं अपने लोगों को। या तो आपके साथ इस तरह की लीडरशिप हो, और अगर जब ऐसी लीडरशिप ना हो तो फिर बेबी स्टेप्स आर द बेस्ट वे टू प्रोसीड। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। एक दफ़ा फिर हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जयदीप साहब का भी, जो इन्होंने हमें ज्वाइन फरमाया इंडिया से। वहाँ तो रात भी हो गई होगी, और हम फिर से एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर हमें और ज्वाइन करते रहें नया दौर पर, एक तरह से हमारे परमानेंट गेस्ट की तरह से। जब भी हमें इंडिया को समझने की ज़रूरत हो तो वो हमारी ज़रूर मदद फरमाएं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने कहबान।